अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है। माह मुबारक का सिलसिला जारी है। कोशिश ये है कि माह मुबारक के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए और मामला चाहे दुनियावी हों, दीनी मामलात हों, माशी मामलात हों या किसी भी नौयत के मामलात हों, सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में इसके ऊपर बात की जाए। यकीनन माह मुबारक से जुड़े जो सवालात हैं उसके ऊपर आगे एक नशिस्त बाकायदा रखी जाएगी जिसमें तफसीलन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। देखने वाले ये चाहते हैं कि इन मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए, ख़ास तौर पर रोज़े के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू भी की जाए और साथ साथ इस माह में जो ज़कात की अदायगी का एक मसला लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे फ़हम में ये चीज़ नहीं है, इन मामलात को शायद अभी तक ठीक तरह से नहीं समझ पाए हैं, तो उसको समझने में मदद मिल सके। तो कोशिश मेरी है इंशाल्लाह आगे जाके इसके ऊपर ज़रूर एक तफसीली प्रोग्राम रखा जाए और ज़रूर इसका सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी भी रहेगा। दीगर मामलात के ऊपर भी यकीनन बात करनी ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं उसका यकीनन आप जायज़ा ले रहे होंगे। पहले ये बात करना थोड़ी सी गैर मुनासिब थी क्योंकि ज़राए अबलाग क्योंकि इतना ज़्यादा वसी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शायद इतना पावरफुल नहीं था और दीगर मीडियम्स भी शायद उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो लोग ज़्यादा इन तमाम चीज़ों से बाखबर नहीं रहा करते थे। लेकिन आज सबके रसाई में इंटरनेट भी है, टेलीविज़न चैनल्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा आइनी बहरान जो सबका हुकूमत ने पैदा किया और असम्बलियों को जिस तरह तहलील किया गया, तो अब देखना ये होगा कि इन सारे मामलात को किस तरह हल किया जाएगा। एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा किया गया हुकूमत की जानिब से, तो इसी मामले पर गुफ्तगू हो रही है। शब रोज़ आप देख रहे हैं इसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात हो रही है और जितने भी कानून और आइनी माहिरीन हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की जाए। आज सुबह के वक्त मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, उनको पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। इन मामलात पर आज बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान का ताल्लुक़ है और हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। नईम अवान साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग नईम साहब, जैसे मैंने अर्ज़ की कि लोग बखूबी हालात का जायज़ा ले भी रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहैसियत एक सियासी वर्कर क्या समझते हैं, क्या मुल्क इस आइनी बहरान का मुतामिल हो सकता था? यकीनन आप क्योंकि मुखालिफ पार्टी में हैं, लेकिन मैं तो इस वक्त सारे पॉलिटिकल वर्कर से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन मुल्क को एक ख़तरनाक आइनी बहरान की तरफ ले जाना कहाँ की अक्लमंदी है, कैसी शिकस्त है ये ज़रा बताएं। चाहूँगा इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बात ये है कि जो लोग आइनी रास्ते से आते हैं तो उनको कवानीन भी पता होते हैं, कानून भी पता होता है, आइन की पासदारी भी करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती भी करते हैं और रूल ऑफ लॉ पे भी यकीन रखते हैं। ठीक है। ये आइनी रास्ते से आए ही नहीं थे, ये लोग आए थे चोर दरवाजे से। जो लोग चोर दरवाजे से आते हैं वो जाते भी चोर दरवाजे से हैं। अब बात ये है कि कानून आइन के ताबे काम करता है और आइन जो है वो कानून के ताबे जो है वो साथ चलता है। इस मुल्क के अंदर एक आइनी रास्ता होता है और दूसरा जो है एक जमहूरी और दूसरा जो है वो रास्ता जो लोग इस मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा करके वो लोग मसलत होते हैं इस मुल्क के अंदर। पहली दफ़ा जो मिनी मार्शल लॉ लगाया गया और जो लगाया गया वो इसलिए लगाया गया, उसकी वजह यही है कि ये आइनी दरवाजे से आए नहीं थे, ये जिस चोर दरवाजे से आए थे और इनको चोर दरवाजे से ही निकलना था। अभी बात ये है कि मैं कल ही देख रहा था इनके एक जो है वो साबका मिनिस्टर वो बता रहा था कि हम जो है वो अमेरिका ने जो हमारे ऊपर जिस तरीके से हाथ रखने की कोशिश की और हमसे अड्डे मांगे, हमने कहा नोट, एब्सोल्युटली नोट। तो एब्सोल्युटली नोट तो मैं इनको याद करा तो एब्सोल्युटली नोट किसको कहते हैं? एब्सोल्युटली नोट कहते हैं जब हमारी हुकूमत थी ना, तो हमने पाकिस्तान जो ईरान गैस पाइपलाइन का जो मायदा किया था तो हमने अमेरिका को कहा था एब्सोल्युटली नोट। फिर आपको याद होगा सीपेक जब हमने चाइना के साथ साइन किया था तो अमेरिका की नजर थी पाकिस्तान के ऊपर और हमने उस वक्त भी कहा था एब्सोल्युटली नॉट। फिर इसी तरीके से हमने जो इस मुल्क के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो मुल्क के अंदर दीगर मुल्कों के साथ जो हमने वायदे किए, चाहे वो साबका हुकूमतों में आप चले जाएं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब एटम बम दिया तो उस वक्त भी अमेरिका जैसे मुल्क को जो है वो आंखें दिखा के कहा था व्हाइट हाथी तुम
जो है वो देखना, ये पाकिस्तान की कौम जो है वो घास खाए, जो है ना वो जो है वो रोटी नहीं खाएगी, लेकिन बात ये एटम बम जरूर बनाएगी। लेकिन बात ये कि उस वक्त भी एब्सोल्युटली नोट ही कहा गया था। फिर तोरखम बॉर्डर जो है वो जरदारी साहब ने जो 28 दिन बंद रखा, तो नेटो सप्लाई जो बंद रखी, तो उस वक्त भी हमने कहा था एब्सोल्युटली नोट। ये लोग जो है वो ये एब्सोल्युटली नोट वाले नहीं है, ये नोटों वाले लोग हैं। अच्छा। और ये वो लोग हैं जो लोटों वाले नोट हैं, लोग हैं। अब इस वक्त बात ये है कि जो इन्होंने पहले ये चलाते रहे, और आप ये देखें कि झूठ की इंतहा कि जब हमने अदम एतमाद के लिए हमने रेफरेंस दायर किया, हमने एप्लीकेशन जमा कराई, तो उस वक्त इनकी तरफ से जो आवाजें लग रही थी कि हम देखना हम 10 लाख लोगों को बाहर निकालेंगे और 10 लाख लोगों से ये गुजर कर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि वो प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर दिया। फिर जिस दिन अदम एतमाद था, तो उस दिन उन्होंने 7 तारीख की जो है वो मार्च की पेशन गोई की, हमें अमेरिका ने एक लेटर भेजा है और उस लेटर के अंदर जो है वो यहाँ जो है हमारे खिलाफ साजिश की गई है। तो पहली दफा देखा कि इंटरनेशनली साजिशें लिफाफों में डाल के और एनवलप के जरिए कोरियर की जाती हैं और वो हम तक पहुंच गई है ना। अब आप जो है वो हमारे साबका वजीर आजम तक यहाँ हम तक रसीव हो गई। बात यह है कि हमें हर तरीके से रोकने की कोशिश की। पहले ये चीखते रहे कि लाओ अदम एतमाद, लाओ अदम एतमाद लेकर आओ। पहले हम असल में 3.5 साल से कह रहे थे ये वजीर आजम जो है वो नाहल वजीर आजम है, इसके अख्तियारात नहीं है, इसको हट जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। तो इस्तीफे से तक जब बात स्टार्ट हुई तो ये चीखता रहा कि ठीक है आप अदम एतमाद लेकर आओ। जब हम अदम एतमाद लेके गए तो ये साहब इस्तीफा लेके निकल गया बाहर। तो सूरत हाल ये है कि ये जिस तरीके से इसने आइन की जो है वो धज्जियों जो है वो इसने जो है बड़ा गरक किया पूरा आइन का, और आइन के साथ जो इसने खलवाड़ पैदा किया है, आइन का आर्टिकल 95 जो इसने इम्प्लीमेंट करके जो है वो आर्टिकल 5 इम्प्लीमेंट करके। और बात ये है कि आर्टिकल 5 है क्या चीज? आर्टिकल 5 बात ये है कि स्पीकर, अगर स्पीकर अपनी जगह पे मौजूद हो तो चलो समझ में आती है कि आर्टिकल 5 वो लगा है। आर्टिकल 5 के बाद आर्टिकल 6 भी होता है। आर्टिकल 5 वो ये कि एक साजिश हुई मुल्क के अंदर, और साजिश करने के अंदर जो लोग जो जमा थे वो ये थे, उस साजिश के तहत हमने जो है वो अदम एतमाद खत्म कर दिया गया। अब यहाँ बात यह कि स्पीकर मौजूद नहीं है। अब डिप्टी स्पीकर कौन है? डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियारात ही नहीं है, और इख्तियारात ना होने के साथ डिप्टी स्पीकर के मैं अगर बात करूं तो डिप्टी स्पीकर का एक और मसला भी है। डिप्टी स्पीकर इनका एक जो है वो सूबे का जो है पीटीआई का सदर भी है इनका। डिप्टी स्पीकर अगर बात कर भी देता है तो उसके बाद 72 आवर 72 घंटे यानी कि इंतजार करना होता है। फिर वजीर आजम साहब या वजीर आजम जो है वो या फिर जो काबीना है वो फिर आके अपना स्टांस पेश करती है। या आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ मसल समझो कि पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ था आर्टिकल का बेड़ा गर्क करने का, और आर्टिकल जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करके गए 5 के बाद ये 6 भूल गए कि 6 पर भी हमने जवाब देना है। जो काम असद कैसर का था वो कासिम सूरी करके चला गया। जो असद कैसर ने कहा कि बात ये कि मुझे आर्टिकल 6 को भी फेस करना है, तो जो बात जो आईनी रास्ते से नहीं है तो वो तो ये इन किस्म की हरबे वो इस्तेमाल करते हैं और भरपूर तरीके से कोशिश की हरबे इस्तेमाल करने की। अब देखते हैं कि अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला भी आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा, उनको समझ में आएगा आर्टिकल 6 किसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो सबसे परेशान कुन बात है वो ये कि ये जो सियासी पूरा निज़ाम है, ये जो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये बड़ी देर के बाद रिस्टोर हुआ है, और इसके लिए तमाम ही सियासी जमातों ने बड़ी कुर्बानियाँ इसमें दी हैं। लेकिन जिस तरह ये सब कुछ हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है कि इसको बचाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पर थी। अब आप उनको सियासी मुखालफों को जो भी नाम दें, और बड़ी अजीब किस्म की मुखालफत पाकिस्तान में इस दौर में देखने में आई है कि जो ख़ास तौर पर अपोजिशन के लोग हैं उनको शायद दुश्मन तस्वुर किया जाता रहा, और उनके ख़िलाफ़ जो ज़बान शुरुद्दीन से इस्तेमाल की गई, ये बड़ा हैरान कुन था कि कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हुक्मरान जमात बन जाए उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा शुरुद्दीन से किया जाता रहा, मीडिया भी इसके ऊपर सवाल उठाता रहा, मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे और उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई, और उसके बाद नित नए कानून लाते रहे, और ये सिलसिला ताहाल जारी है। तो जनाब अब देखना यह है कि इस बहरान से मुल्क को कैसे निकालता है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात ये दोहराता हूँ, मैं अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर भी इस बात का इज़हार करता हूँ कि हमेशा लीडर वो होता है जो मुल्क को बहरान से निकाले। ये लीडर की पहचान होती है कि वो मुल्क को बहरान से निकाले, ना कि मुल्क को बहरान की तरफ धकेल दे। तो लोगों के लिए फैसला करना जो यकीनन आसान हो गया है, उनको समझ में भी आ गई है कि मुल्क को जो इस आइनी बहरान की तरफ धकेला गया है, दानिस्ता या ना दानिस्ता, ये बहुत सारे फैसले ऐसे हुए माजी करीब में जिसके ऊपर लोग हैरान थे कि क्यों कर ये फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं।
जिसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले वक्त में होंगे। और फिर अगेन ये एब्सोल्युटली नॉट का जो शोशा छोड़ा गया और उसके बाद जो कुछ हुआ, ये मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ के अपने नज़रिए, अपने इनके बयानात हैं, लेकिन ये जो एब्सोल्युटली नॉट को जिस तरह कैश कराने की कोशिश की, ये बड़ा भंडा अंदाज था और उसके जो नताइज हैं वो अब नज़र आना शुरू हो गए। बहरहाल फिर एक दोस्त मुल्क के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, फिर स्लिप ऑफ टंग, ये तमाम चीज़ें ये लोग देख भी रहे हैं और हमारे यहाँ तो शायद इन चीज़ों को इतना नोट नहीं किया जाता। आलमी ज़राए अबलाग इसको बगौर इसका जायज़ा ले रहा है। बहरहाल ये तमाम मामला सबके सामने। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये आइनी बहरान चमन को किस तरह निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात जो है वो जा चुकी है और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो सरापाए एहतजाज हैं। जनाब, अब हालात कुछ इस तरफ निशानदही कर रहे हैं कि अब इंतखाबात का मरहला इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं हो सकता और ये बात हकीकत पर मबनी है, क्योंकि 3 महीने का जो मुख्तसर वक्त होता है आइन के अंदर ये जो है वो वाज़े किया गया है, लेकिन हालात बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान के तब्दील हुए हैं और आबादी में भी बेपनाह इजाफा हुआ। तो 3 महीने के जो कलील अरसा है 90 दिन, इसमें इंतखाबात नहीं हो सकते। तो एक जो सवाल ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आएँ अब मुकाबला करें, अब आकर इलेक्शन में मुकाबला करें, तो क्या ये जो अपोजिशन की जमातें तैयार हैं जाकर इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं? कि पोजीशन सबकी ही बड़ी वल्नरेबल नज़र आ रही है। हुक्मरान जमात ने जो किया वो किया, तो शायद इस खाम ख्याली में है कि हम बासानी लोगों में जाएंगे और लोग हमें जो है वो वेलकम करेंगे, लेकिन अपोजिशन की क्या सूरत हाल है, क्या वो जा सकते हैं? क्योंकि कहीं पे भी मामला ठीक नहीं है। फरमाइए। देखिए असर भाई, 3.5 सालों के अंदर अगर मैं बात करूं, इनकी जो इन्होंने मुल्क के साथ जो किया और मुल्क ने इनको जवाब में क्या दिया, मैं आपको बताऊं, जितने भी सिमी इलेक्शन हुए हैं 12-13 इस मुल्क के अंदर, इन 3.5 सालों के अंदर कई जगहों पर इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। हो रहा है वही है कि ये तकरीबन वहां से बाहर निकल गए। फिर अगर आप कैंटनमेंट के इलेक्शन आप देख लें कि कैंटनमेंट के इलेक्शन के अंदर भी इनको बुरे तरीके से मार पड़ी है। फिर अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर के इलेक्शन में भी माजी आप उठाएं 73-72 साल से कश्मीर के अंदर जब भी कोई वफाक में हुकूमत हुई है तो लाजमी सी बात है मंसूबे, वहाँ के जो बजट हैं या फिर वहाँ की स्कीमें हैं, वो लाजमी सी बात है वफाक देती है। तो तनख्वाहें से लेकर हर चीज़ वो तो वहाँ भी दो दही अक्सरियत बनाती रही, ये नहीं बना सके। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसकी सूरत हाल भी आपके सामने ही है। अभी हालिया इलेक्शन जो आपके फर्स्ट फेज के अंदर तो टोटली लोग बाहर निकले अपने उस केपीके के अंदर जहां ये 8-8.5 साल से हुक्मरानी वहां कर रहे थे। और अभी जो सेकंड फेज के अंदर जो इलेक्शन हुए वहां से भी एबटाबाद और मनसेरे से बुरे तरीके से इनको शिकस्त हुई है। अब ये किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे? बात ये महंगाई करके सूरत हाल ये कि अदवात महंगी करके हेल्थ कार्ड दे देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? बात ये है कि लोगों के घर घरा के और उनको जो है वो स्टे गाह बना के दे देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? फिर बात ये है कि महंगाई करके लंगर खाने दे देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? तो आवाम को नहीं पता कि यहाँ 2 टाइम की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल है। अब तो बात ये ना, वोट तो आवाम ने देना है ना। आज सूरत हाल ये है कि महंगाई जिस हिसाब से इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर मुसलत की है, इनको समझ आ गई है कि बात ये है कि हमने दोबारा इलेक्शन में आना नहीं है, ना इलेक्शन हमने कंटेस्ट करना है, ना इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी हमारे पास मौजूद है। देखिए बात ये है कि अगर 2018 के इलेक्शन भी उठा के देखें ना, तो इनको पूरे पाकिस्तान से 1.5 करोड़ तकरीबन को वोट मिले थे, 1.60 करोड़, और अपोजिशन को 3.5 करोड़ जो है वो वोट मिले थे। फिर भी ये समझते हैं कि हम जीत गए और जिनके सरों पर ये जीते, जैसे ही इन्होंने हुकूमत टूटी फूटी बनाई, जैसे अब कराची की एक जमात थी MQM को अपने साथ जो है वो कोलिशन के अंदर लेके गए। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, अभी देख रहा था मैं कि सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाते लगाते पंजाब के अंदर वो डाकू राज लगाने चले गए। तो वो हुक्मरान जमात जो इनके साथ कोलिशन के अंदर थी उनको साथ मिलाया। एक को कहा कि हम आपको सूबा बनाएंगे, खुसरो बख्तियार को उसको भी साथ मिला दिया। फिर वो एक हेलीकॉप्टर वाले ATM बाबा को अपने साथ रखा, जो सारा दिन जो है वो इनके लिए जो है वो ATM से पैसे निकाल के लोगों का खरीद फरोख्त करता रहा माजी के अंदर। जहांगीर तरीन को अपने साथ मिलाया। फिर वो जिसको एक जो है वो चपड़ासी रखने के लिए तैयार नहीं था। मतलब ऐसे लोग जो तरीके इंसाफ का हिस्सा थे ही नहीं थे। तरीके इंसाफ के जिन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद की, वो आपको नजर भी नहीं आए होंगे। इस अगर मुल्क को अगर चलाना ही अगर जो है वो बाबर अवान ने था, फिर जो है वो खुसरो बख्तियार ने था, या फिर जहांगीर तरीन ने था, अलीम खान ने था, या फिर बात ये है कि इनकी वो जो मिनिस्टर थी वो अवान साहिबा, हमारी डॉक्टर फिरदौस अवान साहिबा, ये फाज चौधरी जैसे लोगों ने अगर ये इस मुल्क को चलाना, तो तरीके इंसाफ की जरूरत तो नहीं थी। तरीके इंसाफ का तो कोई एक बंदा आपको नजर नहीं आएगा।
जो बाकी गिने चुके लोग हैं, जैसे इन्होंने इंपोर्ट किए हुए मामून खुसूसी जो है वो बैरून मुल्क से इस मुल्क पे लाके मुस्तरद किया हुआ, तो इनकी तरीके इंसाफ के तो लोग हैं ही नहीं इस मुल्क को चलाने वाले। ना उनके पास कोई एलिजिबिलिटी है, ना वो एल है, ना उनके पास जो है कोई एटीट्यूड है, ना उनके पास वे आउट हो गए। इनके तकरीबन जो लोग अभी इस वक्त जो मामून खुसूसी जो इन्होंने अपॉइंट किए हुए फाज चौधरी से लेकर, फिर इनके पास वो गिल साहब भी हैं, तो साथ में और भी 3-4 हैं। इनको अगर आप इनकी शक्लें आप देखें ना, तो आप 2 मिनट के लिए आपको हंसी आएगी। ये सारे जितने भी इस मुल्क में रंगीले, इन्होंने बात ये कि अवाम अभी देखेंगे वजीर आजम साहब को जो है वो गए हुए थोड़े से दिन हुए, लेकिन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है। लेकिन लोग खौफजदा भी हैं। लोग खौफजदा इसलिए दोबारा ना आ जाए कहीं, अल्लाह ना करे दोबारा कहीं से रीशफल ना हो जाए या कहीं से रीस्टोर ना होकर आ जाए, कुछ पता नहीं लगता इस मुल्क के अंदर। तो बहरहाल बात यह है कि आवाम ने तो इनको वोट नहीं देना ना, 2018 के अंदर इनको वोट दिया था, लेकिन कुछ कुव्वतें, कुछ साजिशी टोले जो इस मुल्क के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मंसूबे बनाते हैं और मंसूबा साजी करके ऐसे लोगों को मुसलत करते हैं जिनको ना, क्योंकि अभी आपने कहा कि लीडर, बात ये है कि लीडर का काम होता है कि आइन को बहाल करके चलना और मुल्क के अंदर एक अच्छी सूरत हाल लेके चलना। बात ये कि जो लीडर होता है ना, उसका नाम एहसास का नाम होता है। तो ये लीडर नहीं है, ये वो है बेरूपिये जो इस मुल्क के ऊपर जो है वो लाके इन्होंने मुसलत कुछ लोगों ने कर दिया। ये बेरूपिये, इनको एहसास नहीं है। अभी इनके जितने भी मिनिस्टर, आप ये समझ लें कि 14 MNA इनके कराची से जीते हैं। आप जाए इनकी तीसरी गली में, आप तो खैर इनको लोग जानते होंगे, तीसरी गली के अंदर इनको नहीं लोग जानते इनके MNO को। इनको दूसरे टाइम का खाना मांगने से पहले घर में जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मुझे खाना दूसरे टाइम का दे दो। ये भी मुल्क के अंदर बात ये कि भी MNA बने जो कौंसलर के इलेक्शन हारे हो, तो उनको आवाम से क्या लेना देना, उनका आइन के साथ क्या लेना देना, उनको कानून के साथ क्या लेना देना, महंगाई के साथ क्या लेना देना, करप्शन के साथ क्या लेना देना। बात यह कि इनको एहसास नहीं है। लीडरशिप एहसास का नाम होता है। आज सूरत हाल ये कि मुल्क के अंदर जो आईनी बुरान उन्होंने पैदा कर दिया है, मुल्क के अंदर जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए, हम तो पिछले 3.5 साल से चीख रहे थे कि इस मुल्क के ऊपर जिस बंदे को आपने मुसल्लत किया है, ये बात ये है कि ये आदमी जो है, इसका माजी आप उठा के देख लें, ये माजी अगर आप उठा के देख लें तो माजी भी इसका जो है वो समझ लें कि आज तक ये खुद भी डबल माइंडेड है और सब पूरा निजाम इसके साथ डबल माइंडेड है। जो जो जुड़ता रहा है इसके साथ, जैसे जैसे जुड़ता रहा है, वो कोई किताबें लिख के जाता रहा है। तो माजी आप उठा के देखें। अब ये मतलब ये कोई बात होती है करने वाली? आप कौम से खिताब कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके बच्चों को शादियां कोई नहीं करेगा। मतलब ये कौन सी बदवाएं दे रहा है भाई? ये किस किस्म की तो गुफ्तगू कर रहा है? मतलब हमारे बच्चों के साथ कोई शादी नहीं करेगा, फिर तुम्हारे बच्चे जो यहाँ नहीं उनके साथ शादियां, तो मतलब बेहतर ये ना कि आपके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते तो फिर आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो सूरत हाल ये है कि वजीर आजम साहब जो इस मुल्क के ऊपर जो 3.5 साल माशाल्लाह से जो मेहनत करके चले गए और उसके बाद आइन का बिगाड़ पैदा कर गए। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी केस जो है वो जेर समाअत है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद पूरी है कि पहले हम आइन को अपनी जगह बहाल करेंगे, जिसको इन्होंने खाना खराब किया है। आइन को बहाल करेंगे तो लाजमी सी बात है, पहले भी इस मुल्क के अंदर 24-26 साल बगैर आइन ये मुल्क चलता रहा। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की मेहरबानी थी कि इस मुल्क में 73 का आइन जो है वो देखे गए और 73 के आइन के बाद बात ये कि पहली दफा ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, पहले जो डिक्टेटर थे वो आइन को जो है वो जूते की नोक पे रखते थे, लेकिन ये वो हुकूमत है जो ये मतलब पैरों के नीचे रगड़ के चली गई है। तो आइन को बहाल करना और इनको सबक देना, मैं समझता ये हूँ कि आपके तवज्जो से सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि खुदाया ये 5 की जो तलवार है, आर्टिकल 5 पे जिन्होंने पूरी जो है अपोजिशन को इन्होंने जो है वो मंसूबा साजी पे लेकर आ गए और मुल्क गद्दारी पे लेकर आ गए, तो आपने फैसला करना है कि मुल्क के अंदर गद्दार कौन है और मुल्क के अंदर जो वो लोग हैं, वो लोग कौन है जो मुल्क के साथ हमेशा वो खड़े रहें। तो इंशाअल्लाह ताला फैसला भी आ जाएगा, जो आएगा वो आवाम देखेगी और ऐसा फैसला होगा कि तायात के लिए इनको समझ आ जाएगी कि आइन क्या चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि क्योंकि आइन के मुताबिक जो इंतखाबात हैं सूबाई और कौमी असम्बली के साथ साथ होते हैं, सिंध सूबे के अंदर क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो हुकूमती कारकर्दगी है उसके ऊपर सवाल उठता रहा है। जैसे मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि चले 3-3.5 साल जैसे भी उनकी परफॉर्मेंस रही है, यकीनन कुछ नहीं हो सका, लेकिन सूबाई हुकूमतों की भी कारकर्दगी ऐसी नहीं थी जिसकी यहाँ पर मिसाल दी जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पर असम्बली डिज़ोल्व करने की बात होती है या अगर कोई इस नौइयत का फ़ैसला आ जाता है तो क्या उसके लिए तैयार हैं, मुतमईन हैं, या ये समझते हैं कि पहले जितने वोट लिए हैं उससे ज़्यादा लिए जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ अब लोगों के ऊपर आया हुई है और जैसे मैं ज़राए इब्लाग की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की भी बात करता हूँ हमेशा, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें लोग अब पहले से ज़्यादा समझते भी हैं। सवाल अपना मुकम्मल करूंगा लेकिन ब्रेक की कॉल क्योंकि दे दी गई है, वो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं,
ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नहीं मामान साहब से इस मामले पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी इस वक्त मुल्क में जो आइनी बहरान पैदा किया गया है, इससे कैसे निकला जाएगा। सब सर जोड़ कर बैठे हैं और ये बहुत ही आप समझ लें कि मुहलिक साबित हो सकता है जिस तरह का फ़ैसला किया गया है। और इसी हवाले से आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू हो रही है, तमाम प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात हो रही है। सुबह के वक्त कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। मोअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। कुछ देर पहले नईम अवान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है इस सारे आइनी बहरान के हवाले से। दूसरे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अनवर खुर्शीद साहब तजियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं मुख्तलिफ, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका अनवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मौजूद गुफ्तगू वही था जिसके ऊपर आजकल बात हो रही है कि जो आइनी बहरान पैदा किया गया है उससे कैसे निकला जाए। और ख़्याल ये किया जाता है कि जो लीडर होता है, लीडर में और सियासतदान में जो फ़र्क है वो ये कि लीडर मुल्क को बहरान से निकालता है और सियासतदान कहीं ना कहीं मुल्क को बहरान की तरफ धकेल देता है। तो यही कुछ इस वक्त नज़र आ रहा है। इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा राय दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लीडर जो है वो कौम को एक रास्ता दिखाता है, सीधा रास्ता दिखाता है, और पॉलिटिशियन जो है वो गुमराह करते हैं। शायद आपका कहने का ये मतलब है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जो लीडर होता है वो बेसिकली होता है पॉलिटिशियन है। हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ले लें, और इसके बाद बड़े अजीम हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसे पॉलिटिशियन आए जो अजीम लीडर बन के आज तक जिंदा है, उनके नाम जिंदा है, लोगों के दिलों में वो लोग जिंदा हैं। तो यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि आइनी बुरहान पैदा किया गया, आइनी बुरहान बिल्कुल नहीं पैदा किया गया। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आइन के मुताबिक चल रही हैं, और ये वही आइन है जिसके मुताबिक सेनेट का इलेक्शन हुआ है, सेनेट के चेयरमैन का जो मसला हुआ था ये वही आइन है, और ये वही आइन है जिसके तहत 2018 में इलेक्शन हुए हैं, 2013 में या 2008 में इलेक्शन हुए हैं। इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आई है। अब जो इसमें तब्दीली आई है आज के दौर में, जो 3 अप्रैल को हुआ है, इसमें और इससे पहले जो 75 ईयर्स हमारी मुल्क को आज़ाद हुए हो चुके हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जंग हमेशा रहती थी अपोजिशन की और रूलिंग गवर्नमेंट की जंग रहती थी। पहले पार्टियों की जंग रहती थी, 2 पार्टियां होती थी, एक हार जाती थी, एक जीत जाती थी। जो हार जाती थी 1, 2, 4 बन के अपोजिशन बन जाती, कोई भी हो। पहले पीटीआई अपोजिशन में थी, पहले मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, मुस्लिम लीग नून में अपोजिशन में थी। पिछले क्योंकि अब ज़्यादा आजकल के दौर में जो लोग ज़्यादा बात करते हैं वो बात करते हैं 1988 के बाद की। उससे पहले की जो बातें हैं वो ज़्यादा की नहीं जाती, वो कड़वी भी लगती हैं बातें उससे पहले की। तो ये बातें की जाती हैं। तो इसमें जो मसला हुआ है ये हुआ है कि इस वक्त जो जंग लगी है एक किस्म की, जो कि जैसे इलेक्शन में हम कहते हैं कि एक किस्म का हल्ला गुल्ला होता है, जंग का समा होता है, तकरीबन हार जीत होनी होती है ना। इस वक्त जो अभी ये जंग लगी है एक लफ्ज़ों की, ये लगी है 2 मुल्कों के बीच में। इसमें पीटीआई का कोई रोल नहीं है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई रोल नहीं है। इसमें 2 मुल्कों के बीच की बात है। एक जो अभी हमारा वज़ीर आज़म अभी भी है, साबका तो नहीं कह सकते, वज़ीर आज़म जो है वो अभी उसने जो स्टैंड लिया है अपने मुल्क की खातिर, अभी 22 करोड़ अवाम की खातिर लिया है। अब इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि जैसे कि मौजूदा अपोजिशन कहती है, जो साबका अपोजिशन जो है वो कहती है कि जी ये ख़त जो आया है यही जैली है, ये ख़त जो है ये बिल्कुल, यानी कि इसको वो उसको वो मानते ही नहीं है। जबकि ये जो लेटर मरासला जो भी चीज़ थी, जो भी आया, इसको अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर रखा गया और वहाँ पे ये साबित हो गया कि ये एक लेटर आया है जिसके अंदर एक दबे लफ्ज़ों में या ओपन लफ्ज़ों में, क्योंकि वो ना
किसी ने भी नहीं देखा, सिवाय जो चीदा चीदा चंद लोग उन्होंने देखा। दबे लफ्जों में या ओपनली धमकी दी गई है पाकिस्तान को धमकी दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अपोजिशन भी शामिल है। गुजारिश ये है कि ये इस चीज़ का तयन कैसे हो, और अगर इतना हसास मामला है तो एक आम आदमी अब पाकिस्तान में शायद लोगों के पास इतना फ़हम है सियासी कि वो इस सवाल कर सकते हैं कि अगर ये हसास नौइयत के मामलात हैं, इसको हल करने का एक तरीक़ाकार होता है, इसको एक मुतल्लिका फ़ोरम तक ले जाया जाता है, वहाँ पर जाकर इन तमाम चीज़ों का फ़ैसला होता है। अब जिस तरह की प्रोसीडिंग हुई है सबके सामने है। अब शायद कोई ऐसा बंदा है अगर पान के खोखे पे भी जाते हैं, वो कहते हैं यार ये किस किस्म का फ़ैसला किया गया है। अमेरिका जैसे मुल्क है जिसके साथ इतने माजी में ताल्लुकात रहे हैं, बार बार इस चीज़ को वाज़े करने पड़ रहा है, इस वक्त की ज़रूरत है, उसके बावजूद अगर ये सब कुछ हुआ है तो पहले एक तरीक़ाकार, आप पहले तो आप स्टेट ऑफ डिनाइल में थे कि जी वो पड़ोसी मुल्क के साथ थे, फिर आपने एक अजीब सी बात की, एक वो डिलिबरेट था, ये उसको कुछ भी कह लें आप, स्लिप ऑफ टंग था, आपने मुल्क का नाम भी ले लिया। वहाँ से जब बात पूछी गई उन्होंने उसको मना किया, ये अक्सर मुस्तरद किया कि हमको किसी इस तरह के काम में नहीं है, आपने उनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा दिया। अब आप देखें कि किस किस्म का खिलवाड़ ये हो रहा है। लोग परेशान हैं कि आपने अगर पहले तो आपने आईनी वो एक बहरान पैदा किया, उसके बाद आपने एक मुल्क के साथ जिसके साथ आपके देरीना ताल्लुक रहे हैं, आपने उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये किस किस्म की समझदारी है? ये क्या अपनी सियासत को बचाने के लिए? नहीं, बिल्कुल अपनी सियासत को बचाने की बात होती तो कोई और तरीका होता। ये जो मौजूदा अपोजिशन जो थी ये वाली, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेजर दो पार्टियां हैं, इनमें कभी इतनी सख्त हो ही नहीं सकती कि इस गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। अच्छा, इस गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। तहरीके अदम एतमाद का कभी इन्होंने सोचा नहीं है, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। इन्होंने हमेशा यही कहते रहे, डेट्स देते रहे। अब जब कंफर्म हो गया कि एक थर्ड पार्टी जिसने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट की, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी भी जो मैं अपना देख रहा हूं इस वक्त हालात, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो बैकफुट पे है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरवाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान कोर्ट में कौन गया है? कोर्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं गई है। ऐसे ही है ना जी? और उसमें कोर्ट में वकील कौन है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, रजा रुबानी साहब हैं। तो ये लोग गए। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा सिस्टम बनेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वहाँ पे जीरो हो जाएगी। अभी पंडोरा बॉक्स खुलेगा। सबसे पहले तो जब रूलिंग की बात होगी, रूलिंग की बात पे जो एक 8 या 6 पैरों का जो ऑर्डर आया है डिप्टी स्पीकर का, या शायद साइन शुदा स्पीकर का है, वो जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के मुताबिक एक लिखा हुआ है पैरे में कि आर्टिकल 5 के तहत मैं इसको वो मुस्तरद करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आर्टिकल 5 की जब बात आएगी तो उसके बाद सामने रखा जाएगा, तो कोर्ट खोलेगी, भाई आर्टिकल 5 क्यों लगता, आ जाओ तुम, आ जाओ, बताओ यहाँ पे डिप्टी स्पीकर आ जाओ, स्पीकर आ जाओ, प्राइम मिनिस्टर आ जाओ, सदर आ जाओ, आर्टिकल 5 लगता कैसे इस पे? आर्टिकल 5 अगर प्रूव नहीं होता तो इन पे आर्टिकल 6 लगता है। यानी गद्दारी में आइन को तोड़ने। देखिए मैं एक बात बताऊं ना कि इसमें अंदर थोड़ी सी इम्प्लीकेशन है। आपने आर्टिकल 5 की बात की है, पहले तो ये कि कोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शंस है उसमें ये नहीं आता कि वो बुलाकर इनको क्वेश्चन कर सकते। एक तो चीज़ उसको ये समझ लें कि वो इनको बुलाकर, जैसे आपने कहा कि सवाल किया जाएगा, नोटिस तो भेजे जा सकते हैं। नहीं, नोटिस की भी एक कानूनी हैसियत होती है, वो भी सर्व नहीं किया जा सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बात बताऊं, वो सिर्फ इनको जो है ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो भी एज पर द लॉ नहीं हो सकती कि आपने यही करना है, वो डिक्टेशन के उसमें आ जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात ये कि अब जैसे आपने आर्टिकल 5 की जो आपने यहाँ दी है, जस्टिफिकेशन ज़रूर मांग सकती है कि इसकी जस्टिफिकेशन दे दें कि अगर ये सस्पेंड किया जा रहा है ये सारा सिस्टम पॉलिटिकल, तो उसकी आप वजह बनाए। फिर ग्राउंड इंक्वायरी की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्रिटिकल होगा कि अगर इंक्वायरी दोबारा से कंडक्ट कर ली गई, क्योंकि क्लैरिटी अभी नहीं है, जिसका मैंने आप सवाल आपकी खिदमत में रखा था कि एक्चुअली हुआ क्या है, मामले की तह तक पहुंचा जाए। सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर कह सकती है कि मामले की तह तक पहुंचा जाए अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने जैसे कहा है कि इनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है, ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। तो जैसे आपको याद होगा पनामा के केस के अंदर, क्योंकि ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही थी, तो एक GIT फॉर्म की गई थी कि इन्वेस्टिगेशन होगी, कि आप बताएं कि इन्वेस्टिगेट करके हमें नतीजा बताएं कि ये मामला हुआ है, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर अपना फैसला जो है वो दे सकते हैं।
तो यहाँ पर बात जानी है, वो इस तरफ नहीं है कि वो स्पीकर की रोलिंग को वापस कर सकते हो, क्योंकि उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। आर्टिकल जो 6 की बात है, अब जो हाई ट्रेजन का जिस तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मैं बड़ा हैरान हूँ। हर तरफ बैठ के आईनी एक्सपर्ट और सब वो कह रहे हैं जी आर्टिकल 6 के लिए ग्राउंड ये नहीं है जिसके ऊपर ये बात हो रही है। वो मुशर्रफ वाले केस में भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो नहीं था। उससे मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बात की है। हाँ, वो आपकी बात सही है कि ये ऑप्शंस की बात हो रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी। यासर बात पता है क्या है, असल में जो डिबेट आप छेड़ रहे हैं ना, ये डिबेट बड़ी लंबी डिबेट है। असल में ये डिबेट अगर लंबी नहीं होती तो आज 2 दिन हो गए और तीसरा दिन स्टार्ट हो गया, मसला हो जाता है। असल में आईनी बुरान तो पैदा हुआ है, लेकिन अगर माजी में अगर आप उठा के देखें, ये वो पनौती हुकूमत है कि कभी चीनी बुरान, कभी आटा बुरान, कभी गैस बुरान, कभी बिजली बुरान। असल में ये बुरानों से भरी हुई है हुकूमत है, और जाते हुए भी एक बुरान जो है पैदा करके चली गई है। मैं देख रहा था कि कल इनका साहब का मिनिस्टर वो साहब कह रहा था कि डट के खड़ा है इमरान, और खड़ा भी अमेरिका के सामने। अब बात ये कि 4 सीटों वाली जो हुकूमत जो है वो जैसे सिंध के अंदर गवर्नर राज लगा रहे थे, फिर डाकू राज लगाया इन्होंने पंजाब के अंदर, वो 4 सीटों आगे लेट गया, लेकिन डट के खड़ा है अमेरिका के सामने इमरान। मैं खुर्शीद भाई की थोड़ी याददाश्त के अंदर इजाफा करूँ, अगर मैं माजी अगर आप उठा के देखें ना, ये कह रहे हैं जी एब्सोल्युटली नोट, जैसे मैंने भी आपको जस्टिफाई किया सर, इसने बात ये है कि ऐसा क्या किया कि अमेरिका इसको हटाने के लिए लड़ गया। आसिया बेलूना जैसी जो है वो शख्सियत इसने जब हवाले की, इंडिया जैसे वजीर आजम के लिए दुआएं करता रहा कि खुदा के लिए अल्लाह पाक उसको लेकर आ जाए। और माजी के अगर मैं उठा के इनके जो देखा, जैसे इन्होंने वो करतारपुर बॉर्डर खोला, सिखों के लिए सब्सिडियां दी, हज उम्रे के लिए सब्सिडियां इसने खत्म की, तो ऐसी क्या दुश्मनी अमेरिका के उसके साथ गुजरी, गुमान गुजरा। दुश्मनी करते तो अमेरिका हमें करता। और बात यह कि लिफाफे में हमने पहली दफा देखा कि लिफाफे के अंदर जो है वो आ रहे हैं वहां से जो है उनको थ्रेड आ रहे हैं। मतलब हमने माजी में जो 3 बड़े काम किए, हमने सीपेक साइन किया ना चाइना के साथ, अमेरिका की आज तक चीखें निकली हुई हैं। हमने एब्सोल्युटली नोट कहा था, और उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नोट। हमने जब ईरान के साथ केस पाइप लाइन मंसूबा साइन किया था ना, तो अमेरिका हमें थ्रेट देता सर, हमने उस वक्त कहा था एब्सोल्युटली नोट। तोरखम बॉर्डर जब हमने बंद किया था ना नेटो के लिए, तो सर हमने एब्सोल्युटली नोट कहा था। इसने कहा एब्सोल्युटली नोट कहा। ये बेसिकली अमेरिका को ला के खड़ा करके अपने आप को निकालने से, बुरान से निकालने का एक तरीका है, एक फार्मूला है। और जो फार्मूला इस्तेमाल हो गया है, आर्टिकल 5 लगाया, ये आर्टिकल 6 लगाया, आर्टिकल 7 लगाया, ये हम ये जानते हैं कि आईनी रास्ते से ये नहीं आए थे। ये जो आईनी रास्ते से नहीं आते, वो आईनी रास्ते से जाते भी नहीं है, वो फिर ऐसे ही निकलते हैं खामोश होकर, चुप करके। मसला अभी इश्यू क्या है? इशू ये है कि ये कहते हैं कि हम इलेक्शन दोबारा कराना चाहते हैं। इलेक्शन जब उस सूरत के अंदर हो जब आइन अपनी जगह पर आ जाए, जब कानून आ जाए, कानून आइन के ताबे काम करता है, और जो है वो कानून जो है वो आइन के ताबे, जब अपनी जगह बात जब तक अपनी जगह पे नहीं आएगा, जब तक बात ये है कि हम अपने आप को देख रहे हैं कि हम इस मुल्क के अंदर या तो हम गद्दार हैं, या तो जो ये गद्दारी का सर्टिफिकेट इनके गले में डलना चाहिए, या तो ये गद्दार है। हम इस वक्त जो है वो दोनों पार्टियां कंफ्यूज हैं, लेकिन दोनों पार्टियां कंफ्यूज हैं। हमने जो है वो ISPR को लेटर रिक्वेस्ट भी की थी कि आप क्लेरिफाई कर दें कि बात ये है कि जो आपने नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अंदर जो आपने लिखा था वो आप क्लियर कर दें। उनकी तरफ से हमने जो क्लियर लिखा, जो हमने लिखा था वो क्लियर है, तो उन्होंने उसके अंदर भी कहीं ये नहीं लिखा कि एक साजिश हुई है, और इलेक्टेड हुकूमत के लिए जो इस वक्त जो मौजूद है इन्होंने साजिश की है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की उसके अंदर। बहरहाल केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर बहस है, और ज़ेर बहस होने के बाद बात ये कि फैसला आ जाएगा। लेकिन कौम को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बुरानों से भरी हुई हुकूमत थी जो चोर दरवाजे से आई थी। मुझे याद है अच्छे तरीके से, कभी चीनी नहीं मिल रही थी। मुझे याद है आज भी 1 घंटे बाद घंटा बिजली की लोड शेडिंग है कराची के अंदर। सर ये बुरानों से भरी हुई हुकूमत थी, और जितनी करप्शन इस मुल्क के अंदर 4 इशारे जो बढ़ा के चली गई। फिर मैं देख रहा था कि इनके अपने लोग जो इनके साथ चलते थे, जिनका अपना सगा नहीं हो सका, जहांगीर तरीन, अलीम खान, गवर्नर जो है वो पंजाब, जो अलीम खान ने कहा कि 5-5 करोड़ रुपया दे के जो है वो इनकी जो मिसेज है वो यहाँ जो है वो DC लगवाती रही पंजाब के अंदर। अब इनके लोग खुद खोल के बता रहे हैं असल में खौफजदा क्यों है। अगर अदम एतमाद में ये लोग अगर नाहल हो जाते, अदम एतमाद के अंदर वजीर आजम नाहल हो जाता, तो मैं खुदा की कसम में दावे से आपको बता दूं इतना कुछ खुलना था जिससे बचने के लिए इन्होंने जो है वो इलेक्शन की तरफ चले गए। इतना कुछ खुल जाता, और हम चाहते हैं खुले, इसको नाहल कराएं और खुले, पता लगे कि इन 3.5 सालों के अंदर इस मुल्क के साथ किया क्या है। अनवर खुर्शीद साहब फरमाइएगा। अब ये तो वो एलिगेशन है, चले अपोजिशन लगाती है, समझ में आती है। अलीम खान है दस्ते रास, बड़े करीबी खिलाड़ियों में शुमार हुआ करते थे।
जहांगीर एक ज़माने में जेटी जो है वो बिल्कुल साथ हुआ करते थे, एक तरफ जो है वलीम खान बैठे होते थे, दूसरी तरफ नशिस्त पर वो बैठे होते थे। तो जनाब अब दोनों ये बात कर रहे हैं, उधर सरवर चौधरी साहब ने भी इस चीज़ की निशानदेही कर दी कि जो कुछ होता रहा है पंजाब में इसके बारे में बार बार ख़त लिखता रहा, उनको नोट करवाता रहा हर मीटिंग के अंदर कि सर यहाँ पे 3-3 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। हर बंदा ये बात कर रहा है। अच्छा, इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि शायद इस बात से शायद कोई शख्स हो जो लाइम हो, पंजाब में रहने वाले हर शख्स को पता था कि ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन एक नई खबर थी तो कप्तान को नहीं खबर थी। इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? नहीं, इसको तो मैं ना डिफेंड करता हूँ इस चीज़ को जो अभी नईम अवान साहब ने कहा है जो करप्शन थी, वो तो बल्कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया है कि जी जो इमरान खान ने खुद ज़ाती तौर पे उन्होंने कहा कि जी ज़ाती तौर पे वो बहुत सख्त करप्ट था, और उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ऐसे कहा कि हमसे ज़्यादा करप्ट था। यानी कि करप्शन पहले भी होती रही है, उसको एडमिट किया। करप्शन तो रही है, इसमें तो कोई करप्शन यानी कि ज़्यादा हुई है, वो तो हम भी देखते हैं रोज़मर्रा में कि जहाँ पे पहले 10,000 में काम होता था 20,000 में होता है। मैं इस चीज़ को डिफेंड बिल्कुल नहीं करता कि करप्शन नहीं थी। अलीम खान बहुत साफ आदमी है, चौधरी सरवर और या जहांगीर तरीन या कोई भी ये लोग साफ आदमी है, मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं करता। बात हम कर रहे हैं सिर्फ इस वक्त दो चीज़ों की, एक जो तो स्पीकर ने रूलिंग दी है और दूसरी जो कि एक थ्रेट आया है। इन दो की अगर बात की जाए तो उस लिहाज से अगर तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो रूलिंग को मुस्तरद किया जाए और वोटिंग की जाए, असम्बली का इजलास बुलाया जाए कल, वो नहीं हो सकता। नहीं, इसका मतलब है कि इन्होंने आइन तोड़ा है। इसका मतलब होगा कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर आइन तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, दोनों सूरतों में सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियारात नहीं है, ये फैसला नहीं, वो फैसला और हो गया। फैसला आपने एक चीज और नहीं सुनी, ना सुनाई किसी ने सुनाई नहीं ना सुनी। उन्होंने सारा फैसला पढ़ा जल्दी जल्दी, कासिम सूरी साहब ने पढ़ के आखिर में कहते हैं स्पीकर असद कैसर, नाम भी बोल गए उसका, ठीक है सही कहा, नाम भी बोल गए। ये कासिम सूरी वो इनका मैंने कहा एक सूबे का सदर भी है पार्टी का। मैं आपको बताऊं उसके पास ये इख्तियारात नहीं है कि इस इख्तियारात के तहत आर्टिकल 5 के ऊपर वो डिसोल्व करके चला जाए, ये जो नोटिफिकेशन जारी हो। मैं वही कह रहा हूँ, प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर प्रोसीडिंग उसकी हो गई है और उसको कर लिया गया, जो कि मैं अपने जाती तौर पे समझता हूँ जो हो चुका वो हो चुका, उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आइन एक दो लफ्ज हैं, अल्लाह जुमले कह रहे हैं, लफ्ज कह रहे हैं। एक होता आइन तोड़ना, एक होता आइन का बुरहान पैदा करना। ये बुरहान वाली बात तो आप सही कह सकते हैं, मगर तोड़ने वाली कोई कुछ नहीं है। अब दूसरी बात है, अब खुलेगा जो पंडोरा बॉक्स खुलेगा ना, उसमें ये चीजें खुल के सामने आई, खुल के आएंगी कि जो बाइडन के जो अलफ बरदारी थी उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों गए, प्राइम मिनिस्टर ने क्या वो गए नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर मुझे बताइए कौन सा दौरा सर आया है जिसमें लोगों की सफीरों से बात नहीं हो रही थी? नहीं, इसकी बात कर रहे थे। सफीरों से बात होना और बात होती है। तो वही कह रहा है ना, नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर भी इमरान खान की जिनसे मुलाकात जो बाइडन ने वजीर आजम साहब को इन्विटेशन दिया ही नहीं दिया ना, नहीं दिया। यही तो बात है, जिसको दिया था 22 साल से एक शख्स जो 22 साल से कहता आ रहा है, सिलेक्टेड कौन है, वो 22 साल से ये बात कहता आ रहा है कि अपने पांव पे खड़े हो। जो बाइडेन तो उससे वो तो पॉलिटिशियन है और बहुत पुराना पॉलिटिशियन है, मेरे ख्याल से 50 साल तो उसकी सियासत 50 साल से ज्यादा होगी। वो समझता था कि ये आएगा तो हमारे लिए होगा, पहले से तैयार करो। लंगड़े लूले जैसे ममालिक के अंदर उनके जो वजीर आजम है वो गए हैं उसकी तकरीब के अंदर, मतलब यहाँ वजीर आजम साहब को काबिल ही नहीं समझा। मैं आपको बताऊं, वो इसको किसी खाते में लेकर आते ही नहीं है। और ये मेरी अपनी जाती राय है कि ना खाते में लेकर आते, अब ये अपनी बड़ा सारी उतार गया उसके ऊपर जो मलबा अपना। चले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने कल या परसों 2 तारीख की बात है, 2 तारीख को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इंटरव्यू आपने सुना? जी बिल्कुल। उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ये मायदा किया, अमेरिका ने उसके अंदर कहा कि जी हमारे इंजन है हेलीकॉप्टर्स में, वो आप मायदा कैंसिल करो तुर्की के साथ। फिर जर्मनी के साथ किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, हम रशिया के पास जाएं, चाइना के पास जाएं। तो वो देखें उधर से आपके साथ वो अमेरिका ये कर रहा है, ये कर रहे हैं। चले
अच्छा जी, अब क्योंकि ये हमारा सेगमेंट है इसका वक्त ख़त्म हो गया है, और ये क्योंकि एक ऐसा मामला जिस पे अभी भाई हमारे फरमा रहे थे कि पूरा दिन इसके ऊपर बहस हो सकती है, बड़ा ये डिटेल टॉपिक है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम खुद भी, क्योंकि कानून और आइन के तालिब इल्म है, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला किस करवट जो वो बैठेगा। बहुत शुक्रिया नईम अमान साहब आपका। अनवर खुर्शीद साहब बड़ा शुक्रगुजार हूँ, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया और हमारे साथ यहाँ पे शामिल गुफ्तगू रहा। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जो आपके सेहत के हवाले से हमारा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।